हेलो एवरीवन, मैं सुनील बशानी, बायोलॉजी फैकल्टी, मोमेंटम एकेडमी जबलपुर। तो बच्चों, 4 मई 2025 को आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और देखा गया कि पिछले कुछ सालों के कंपेयर में इस बार एग्ज़ाम पेपर जो था वो काफ़ी टफ आया था। फिज़िक्स ने काफ़ी परेशान किया बच्चों को, और बायोलॉजी की बात करें अगर, तो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ। मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट थे। एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुई। तो इस तरह का पेपर जो एनालिसिस किया गया वो ऐसा। केमिस्ट्री भी जो ऐसा पेपर आया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट आया। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जो बॉटनी वाला पार्ट है, बॉटनी वाले पार्ट के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हैं दो। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। तो प्राइमरी सोर्स जो होता है वो तो बिल्कुल सन की एनर्जी ही होती है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं होता। देखिए, प्लांट पे जो लाइट पड़ती है और उस लाइट का यूज करके जो ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस होता है उसको अपन कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ना कि एनपीपी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है और 2 वाला जो है वो गलत है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। एम्ब्रियोसैक जो होता है उसमें 3 सेल ऊपर की तरफ, जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ 3 एंटीपोडल सेल। तो टोटल सेल जो होती है, टोटल न्यूक्लियस जो होते हैं, ये 3 ऊपर, 2 ये वाले और 3 नीचे, टोटल 8 हो गए। और 7 सेल्ड, ये जो पोलर न्यूक्लिया है ये एक्चुअली सेंट्रल सेल के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। टोटल 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल हैं। एग अपैरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एग अपैरेटस मतलब ये पूरा पार्ट जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल आती है, इसको अपन एग अपैरेटस कहते हैं। तो रीजन इसका गलत है, मतलब असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का फीचर बताना है। सीड्स आर एब्सेंट, ऐसा नहीं होता, सीड्स तो बनती है उसमें, नेकेड होती हैं। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, फ्लावर नहीं होता। फ्लावर जो होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट, अब क्योंकि फ्लावर नहीं है तो फ्रूट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सीड्स आर नेकेड, ये ऑप्शन सही है। सीड्स तो बनते हैं पर उसमें कोई कवरिंग नहीं होती, वो नेकेड होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। देखिए, जो क्रोमोसोम सबसे बड़ा उसमें जीन सबसे ज्यादा। क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है, ये तो फैक्ट डेटा बेस्ड है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं, सबसे बड़ा क्रोमोसोम यही होता है, और सबसे छोटा क्रोमोसोम जो होता है वो वाई होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इट इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, वहां पे आयंस का रोल अपन देखते हैं। इट कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, ये बिल्कुल सही है। C3 साइकिल में आरयूबीपी जो होता है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एक्टिव ओनली इन द डार्क, ये गलत है, डार्क के लिए नहीं, लाइट में भी वो एक्टिव रहता है। हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन CO2, ऐसा नहीं है। अगर ऑक्सीजन और CO2 दोनों इक्वल कंसेंट्रेशन में तो उसकी एफिनिटी जो होती है वो CO2 की तरफ ज्यादा होती है। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो उसका सही आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का रोल बताना है। डैमेज डीएनए को रिपेयर करना, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है इसका। टू रेगुलेट द सेल ग्रोथ, ऐसा भी नहीं है। टू सेपरेट द क्रोमोसोम, ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है, तो ये यहाँ पे इसके ये आंसर तो नहीं है, ये वाला सही ऑप्शन है। टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, नए डीएनए के फॉर्मेशन में स्पिंडल फाइबर का रोल नहीं होता। एक्चुअली में माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं कुछ इस तरह से,
यहाँ पे जो बीच में क्रोमोसोम काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच रहता है स्पिंडल फाइबर से, तो आपको ध्यान होगा एनाफेज की स्टेज में स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो हाफ क्रोमेटिड है, मतलब एक क्रोमेटिड यहाँ की तरफ चला जाता है और ऊपर वाला दूसरा क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर ले जाता है। तो क्रोमोसोम के सेपरेशन में स्पिंडल फाइबर का रोल है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है, काफी इजी क्वेश्चन था ये। हर्शे और चेस इन्होंने डीएनए को फाइनल जेनेटिक मटेरियल प्रूफ किया था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन। यू क्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड मटेरियल होता है क्रोमेटिन का, ये आएगा थर्ड ऑप्शन में मैच करने में। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर माइस का यूज करके, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन वाला इसका। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो डार्क स्टेन रीजन होता है। क्रोमेटिन के दो पार्ट होते हैं, लूज स्टेन वाला पार्ट यू क्रोमेटिन और डार्क स्टेन वाला पार्ट जो होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन, तो इसका सेकंड ऑप्शन, मतलब 4 3 1 2 4 3 1 2 सेकंड ऑप्शन इसका, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी ये भी इजी क्वेश्चन है काफी। एडिनोसिन को यहाँ से मैच करें अगर, तो एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, तो ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। एडिनिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है सेकंड ऑप्शन में। एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजन बेस होता है ये फर्स्ट ऑप्शन में, और एलानिन जो कि एक अमीनो एसिड होता है ये फोर्थ ऑप्शन में। तो 3 2 1 4, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल। ट्रांसक्रिप्शन के बाद के इवेंट्स इसमें पूछे हैं। तो पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। देखिए होता क्या है, यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इस क्रोमेटिन मटेरियल में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी डीएनए वाले पार्ट से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली में जो पहले आरएनए बनता है एमआरएनए के पहले, यानी उसका अपन प्रिकर्सर कह सकते हैं, जो एमआरएनए का प्रिकर्सर होता है उसको अपन कहते हैं एचएनआरएनए। अब जब इस एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे स्प्लाइसिंग हो गया, टेलिंग हो गया, कैपिंग हो गया, तो इतने मॉडिफिकेशन के बाद अब जो लास्ट में बनता है उसको अपन कहते हैं एमआरएनए। इतने मॉडिफिकेशंस के बाद, और फिर जब ये एमआरएनए बन जाता है तब ये निकल के आ जाता है साइटोप्लाज्म में, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसके बेस पे अपन देखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ट्रांसपोर्टेशन जब तक नहीं होता बाहर की तरफ, जब तक ये तीनों स्टेप नहीं हो जाते। कौन कौन से? कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये सही है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप होता है स्प्लाइसिंग, उसमें इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। कैपिंग वाले पार्ट में अपन मिथाइल ग्रुप को 5 प्राइम पे जोड़ते हैं और एडेनिन को, टेलिंग वाले पार्ट में अपन एडेनिन को 3 प्राइम वाले एंड पे जोड़ा जाता है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये नहीं होता है बच्चों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता, वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें बी, सी और डी ये सही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें असर्शन रीजन दिया हुआ है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। बिल्कुल सही है, जो वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो ना ज्यादा कलर्ड वाले होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसका रीजन एक्चुअली क्या होता है? कलरफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उनमें, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन, ये सही है। इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, पर रीजन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कलर्ड स्ट्रक्चर होना इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी है, जो कि रीजन में हमें नहीं दिख रही है। तो इसका असर्शन रीजन ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स दैट आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये प्रॉपर्टी ऐसी है, इसमें जो एपीफाइट होता है वो मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है। मैंगो ट्री में जो एपीफाइट्स होते हैं वो इसके स्पेस को प्रॉपरली यूज करते हैं। मैंगो ट्री का इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, पर एपीफाइट्स को इसमें फायदा मिलता है, उसको रहने के लिए जगह मिलती है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक को बेनिफिट ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, पर दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, यानी +0, तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है उसको अपन कहते हैं कमेंसलिज्म। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन,
पार्थिनोकार्पी, ये कुछ स्टेटमेंट दिए और आखिरी में हमें देखना है कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, ये सही है। ऑक्सिन जो होता है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये प्रमोटर्स होते हैं। इथिलीन दोनों तरह का रोल प्ले करता है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, और एब्सिसिक एसिड वो इनहिबिटर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर री डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद होता है डी डिफरेंशिएशन, और उसके बाद होता है री डिफरेंशिएशन। तो री डिफरेंशिएशन के लिए डी डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। एब्सिसिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ये गलत है, प्रमोटर नहीं होता है, इनहिबिटर होता है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, यहाँ पे ये गलत है। एपिकल बड का ग्रोथ, एपिकल बड की ग्रोथ प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस में हम देखते हैं एपिकल बड की ग्रोथ प्रमोट होती है, ना कि लेटरल बड की। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट गलत हैं और ए, बी और सी वाला सही है, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बीवरेज। नॉन डिस्टिल्ड मतलब डिस्टिलेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नेचुरली प्रिपेयर्ड अल्कोहल की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें परसेंटेज 13 से कम होगा। और हमें यह पता है कि ईस्ट का यूज किया जाता है जब नेचुरल अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे बियर में काफी कम कंसंट्रेशन होता है, 13% से बहुत कम होता है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। देखिए पॉलीजेनिक ट्रेट एक्चुअली में हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ा है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहता है कि एक जीन जो होता है वो एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। पर पॉलीजेनिक ट्रेट जो है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी अपन को पता है कि कई सारे जीन मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ह्यूमन की स्किन का जो कलर होता है वो बेसिकली 3 जीन्स उसको मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये सही आंसर इसका जाएगा कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एन एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन, पी होता है, बीन्स होते हैं, गुलमोहर होता है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, एजोटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक और वॉल्वॉक्स। देखिए यहाँ पे ये साइनोबैक्टीरिया, सॉरी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली साइनोबैक्टीरिया है ना, और हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये सब करते हैं। इवन ये जो वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गे है, वॉल्वॉक्स यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन में डी ऑप्शन छोड़कर यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। एक्स सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किसी और जगह पर रखना और उसको प्रोटेक्ट करना, ये कहलाता है एक्स सितु कंजर्वेशन। और एक्स सितु कंजर्वेशन जो होता है ये जूलॉजिकल पार्क में हम देखते हैं कहीं एनिमल्स को किसी जगह से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, या बॉटनिकल गार्डन में भी अपन देखते हैं कि एक पर्टिकुलर गार्डन में हम अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाते हैं, वो कहीं और से लाके लगाते हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर एरिया वो जो प्लांट है वो पर्टिकुलर उस जगह का नहीं है। तो जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन ये तो एक्स सितु का एग्जाम्पल है। प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब इन सितु कंजर्वेशन के अंदर आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये जो इकोलॉजी वाला पार्ट है उसमें जो फ्रंट पेज दिया हुआ है सबसे पहले वहां पे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, ये इस बार थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया रामदेव मिश्रा सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। RNA act as genetic material and also catalyst for some important biological reactions in living system। ये स्टेटमेंट सही है, मॉलिक्यूलर बेसिस से जो RNA वर्ल्ड वाला पार्ट दिया हुआ है वहां पे उससे डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है।
डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, ये सही है, एंड इट इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है। इट इज डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री, सही है। रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयर मैकेनिज्म, दोनों सही है। दोनों में पहले तो आरएनए वर्ल्ड जिस कारण से बनाया गया, जो ब्रांच वो बनी, वो स्टेटमेंट पहला वाला उसको शो कर रहा है, और सेकंड वाले के लिए जो स्टेटमेंट है डीएनए के लिए सारी प्रॉपर्टीज उसकी बिल्कुल सही बताई। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। देखिए ये एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस को इन्वॉल्व करके बोला गया है, और हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो एमआरएनए होता है वो उसमें सबसे पहले राइबोसोम की छोटी सब यूनिट्स और उसके बाद फिर बड़ी सब यूनिट बाइंड करती है, ठीक है। और इसके बाद जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए एक अमीनो एसिड को लेकर आता है और वो इस जगह से आके बैठता है, और यहाँ पे जो एंटी कोडॉन्स होते हैं वो एमआरएनए में प्रेजेंट कोडॉन से फिर बाइंड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो इंटरेक्शन तो होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यहाँ पे तो तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, ये स्टेटमेंट भी सही है। डिफेंस में रोल प्ले करता है आरएनए इंटरफेरेंस, और ये यूकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो स्टेटमेंट पहला वाला गलत है पर दूसरा सही है, तो वन इज करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो इसका सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, मैच द कॉलम। सीधे सीधे इसमें एग्जांपल्स अपन को मैच करने हैं। टेरिडोफाइट में आता है साल्विनिया यानी फोर्थ वाला, ब्रायोफाइट में पॉलीट्रिकम थर्ड वाला, एंजियोस्पर्म में साल्विया फर्स्ट वाला, और जिम्नोस्पर्म में जिंगो बायलोवा सेकंड वाला। तो 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन रीजन। एसर्शन है गोल्जी गोल्जी अपैरेटस का जो प्राइमरी फंक्शन है ये है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिलीवर इट टू इंटरसेलुलर टारगेट आउटसाइड द सेल। एनसीईआरटी की सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय ईआर फ्यूज विद गोल्जी सिस फेज एंड दे मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज, ये बिल्कुल सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स के फॉर्म में मटेरियल को ट्रांसफर करता है। गोल्जी बॉडी के दो फेज होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस फेज जिसको अपन फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ट्रांस फेज जिसको अपन मैचुरेशन फेज कहते हैं। तो सिस फेज से एंटर होती है चीजें, अंदर मॉडिफाई होती हैं, पैक होती है, और ट्रांस फेज से बाहर चली जाती है। तो इसका स्टेटमेंट दोनों सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन वाले पार्ट को, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें मैच करना है, ये भी इजी क्वेश्चन था। इवल क्वार्टेट जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को शो करता है, यानी थर्ड ऑप्शन। एक्स सितु कंजर्वेशन के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, ये बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है पूरा। लेंटाना एक तरह की एलियन स्पीशीज थी जिसको इंट्रोड्यूस किया था और उसने काफी प्रॉब्लम क्रिएट की थी, और डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डेटाबेस क्वेश्चन था ये, तो 3, 1, 2 और 4, तो इसका सही आंसर आएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मियोटिक और माइटोटिक डिविजन्स आर नीड टू ऑकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, और इसमें स्टार्टिंग करनी है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो देखिए मेगास्पोर मदर सेल, इसमें सबसे पहले मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद बनेंगे 4 मेगास्पोर जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो एक मेगास्पोर बचता है उस एक मेगास्पोर में 3 बार माइटोसिस होता है। एक बार माइटोसिस होगा 2 न्यूक्लियस बनेंगे, दोबारा माइटोसिस 4, फिर 3 बार तीसरी बार माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लियस। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट होता है। तो एम्ब्रियोसेक के अंदर ये जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं, इनमें से फिर इस तरह से लास्ट में ये 8 न्यूक्लियाई इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियाई है एम्ब्रियोसेक में, ये इसमें ऊपर के 3 जो होते हैं वो 2 सिनर्जिड और एक एग न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, नीचे वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई और लास्ट वाले 3 एंटीपोडल सेल में। तो यहाँ पे 3 बार माइटोसिस होता है और 1 बार मियोसिस होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वेस्प इन इट। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा है कि ये नॉन वेजिटेरियन फ्रूट होता है क्या। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। एक्चुअली में जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर जाता है, एग ले करता है ना, पर वो
उस पार्ट के फिर कुछ समय के बाद फिर वहाँ से इंसेक्ट्स वगैरह निकल भी जाते हैं। दूसरा है फिग वैस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये सही है। एज फिग वैस्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट, कंप्लीट तो नहीं करता, लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट नहीं करता है, वो एक समय के बाद वहाँ से हट जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स ऑफ द टेपिटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, सही है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस, ये भी सही है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी देखी जाती है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होना, ये भी एक्चुअली में स्टेटमेंट सही है, और ये क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं तो अदर एक्टिविटीज़ मतलब प्रोटोप्लाज्म भी फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, डेंस भी होता जाएगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न जो है वो इसका मैच, असर्शन को मैच भी कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक 70s, ये सही है, हम जानते हैं कि यूकैरियोट्स में 80 और प्रोकैरियोट में 70s होता है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, ये भी सही है, 2 सब यूनिट होती है, एक छोटी और एक बड़ी। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s 40s, 80s की सब यूनिट है 60 और 40, ये सही है। 70s की है 50 और 30, ये भी सही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60 एंड 20, 80 की 60 और 20 नहीं होती, ये 40 यहाँ पे आएगा, और 70 की 50 और 20 नहीं होती, यहाँ पे 30 आता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80 एंड 60 80s आर 60 एंड 30, और 70 की फिर 30 और 50, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 40 आएगा, है ना, और ये बाकी 70s वाला पार्ट तो सही है, पर यहाँ पे 80s का 60 और 40 आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही मैच हो रहे हैं, तो ABC इसका स्टेटमेंट सही है, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज करना है। प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट हो गया, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, यहाँ से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा, अब ये जब स्पोर गिरेंगे सॉइल में तो वहाँ से प्रोथैलस का फॉर्मेशन होगा, जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस, इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद एंथ्रीडिया से एंथ्राजॉइड निकल के आर्किगोनिया के पास जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, सेकेंड स्टेज प्रोथैलस हो गई, फिर इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होगा, मतलब ये थर्ड पार्ट हो गया, और ट्रांसफर होगा एंथ्राजॉइड का आर्किगोनिया की तरफ, मतलब ये फोर्थ हो गया, और लास्ट में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये फिफ्थ हो गया। तो सबसे पहले बी आएगा, फिर ए, तो बी और ए थर्ड और फोर्थ में है, उसके बाद आएगा थर्ड वाला मतलब डी, तो डी इसमें मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा ये, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड पर्पस, घरों में जो जनरली माइक्रोब्स यूज होते हैं इनमें से कौन सा नहीं होता है ये बताना है। एस्परजिलस नाइगर को जनरली हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उससे सिट्रिक एसिड बनता है। लैक्टोबैसिलस एक कॉमन बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो इसको अपन यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम को यूज नहीं किया जाता। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे ईस्ट को अपन ब्रेड वगैरह में यूज करते हैं, और प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मनी को जो चीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है उसमें यूज किया जाता है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड वाला ये हाउस होल्ड पर्पज के लिए नहीं होता है, बाकी सारे तो कॉमनली यूज होते हैं, तो ए और सी मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज, देखिए कॉम्प्लेक्स 1 में होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस, 2 में होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, 3 में होता है साइटोक्रोम BC1, 4 में होता है साइटोक्रोम A और A3, तो 2 में पूछा है तो 2 में आएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये पार्ट है जिसमें अपन ATP का फॉर्मेशन देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स में जो ATP का फॉर्मेशन होता है, तो अपन सीक्वेंस में इसको पढ़ते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, अब स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है।
इन द फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर, ये तो यही गलत हो गया। ये प्लस जो इंडिकेट करता है सर्कल के अंदर प्लस जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को शो करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इन फ्लोरल फॉर्मूला दिस इंडिकेट फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, ये सही है। एंड जी और नीचे लाइन स्टैंड फॉर सुपीरियर ओवरी, ये भी सही है। जब जी के नीचे लाइन होती है तो उसको सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, अगर ऊपर होती तो इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो होगा वो करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है। सॉरी, 1 जो होगा वो इनकरेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये हम सब जानते हैं कि हर लेवल पे 90% जो एनर्जी होती है वो लॉस होती है, 10% नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जिसको अपन 10% लॉ के नाम से भी जानते हैं। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इकोसिस्टम को अलग कर दिया गया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ भी फॉलो होता है, सेकंड लॉ भी फॉलो होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो अपन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर पढ़ते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से, तो इसका सीधा सीधा आंसर सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with the help of given pedigree find out the probability for the birth of child having no disease and being a carrier। मतलब हमें नो डिजीज और कैरियर वाला पार्ट देखना है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये समझते हैं कि क्या ये क्रिस क्रॉस है। तो क्रिस क्रॉस में फीमेल से, अच्छा मेल वाला पार्ट तो इसमें दिया ही नहीं है, पर फीमेल से डिजीज, फीमेल से कैरियर डॉटर तो हो रही है। तो इसमें अगर हम इसको लेके चलें कि हाँ हो सकता है ये, तो ये वाली जो कैरियर है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया का अगर ये पेडिग्री हो, तो ये कैरियर को अपन इस तरह से शो करेंगे और डिजीज को शो करेंगे हम इस तरह से, है ना। तो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह से, तो एक डॉटर डिजीज्ड, फिर मेल डिजीज्ड, फिर कैरियर और फिर नॉर्मल, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। हालांकि ऊपर वाला पेडिग्री भी इससे मैच कर जाएगा। और यहाँ पे अगर पूछा है जैसे नो डिजीज, तो नो डिजीज में एक ये हो गया, और बीइंग अ कैरियर, तो कैरियर में एक फीमेल ये हो गई। मतलब टोटल चाइल्ड में से 2 चाइल्ड जो हैं वो कैरियर और नॉर्मल वाला है, तो इस कंडीशन में सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब 1/2। ये 2 जो हैं टोटल, ये कैरियर और नो डिजीज वाले, और बाकी ऊपर वाले दोनों डिजीज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। जो डायग्राम आपको याद होगा कि जो मेज वाला पार्ट होता है, मेज सीड का जो डायग्राम है, मेज में यहाँ से एक लेयर एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो से, और इस लेयर को अपन कहते हैं एल्यूरोन लेयर। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें अपन को कलर मैच करने हैं, तो क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का जो कलर होता है वो येलो ग्रीन। ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन है। जेंथोफिल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो येलो से येलो ऑरेंज की तरफ, मतलब फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन में ही मैच कर रहा है ये, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड्स शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको याद होगा ये जब जेनेटिक कोड की शुरुआत हुई थी, तो उसमें जो फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो ने ही बताया था कि अगर 3 बेसिस का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, तब कहीं जाके 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ। हिस्टोन्स जो होते हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए
के आसपास, मतलब डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स में एनरिच रहते हैं, ज़्यादा अमाउंट में इसमें ये वाली अमीनो एसिड्स होती है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो इसमें जो मेम्ब्रेन के इनवेजिनेशंस होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट में होता है कैप्सूल, फिर होता है सेल वॉल, और मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, इन इनफोल्डिंग्स को अपन कहते हैं मीसोसोम्स। तो मीसोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन मतलब प्रोसेस को रोकने वाला फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है और रो फैक्टर उस प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बेसिस से क्वेश्चन है और इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, मैच करना है। स्कूटेलम जो होता है वो एक कोटिलिडॉन होता है जो मोनोकॉट्स में देखा जाता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर उसके बाद पेरिस्पर्म की बात करें अगर, तो ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। एपीब्लास्ट रेमिनेंट ऑफ कोटिलिडॉन है, तो ये फोर्थ हो गया। तो ये फाइनली इस तरह से ये मैच हो जाएगा। तो 2, 3, 4 और 1, तो 2, 3, 4, 1 ये सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद करनी है। पहला है वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं। दूसरा, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इसमें क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, कैम्बियम टिश्यू एब्सेंट होती है, तो क्लोज्ड होंगे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होती है क्योंकि ये बाद में डेवलप होती है। हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस, ये नहीं होता। हाइपोडर्मिस जो होता है वो पेरेन्काइमेटस नहीं होता, वो स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ये सही है। वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाहर से अंदर की तरफ अलग अलग साइज में देखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में साइटोकाइनिन हेल्प करता है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला चैप्टर है उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। साइटोकाइनिन जो होता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है, जो जरूरी पार्ट्स हैं वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स को लेकर, मतलब हेल्प करता है मूवमेंट में, और इसीलिए इसको एंटी एजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। उसमें फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड विद एग, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, रिडक्शन डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू वाटर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट हो गया। जब गैमेटोफाइट अटैच हो जाएगा तो फिर उसके बाद एंथ्रोजोइड्स रिलीज होंगे वाटर में, तो ये आएगा सेकंड में। फिर इसके बाद जब ये रिलीज होंगे वाटर में तो फ्यूजन होगा एग के साथ, तो ये आएगा थर्ड में। जब फ्यूजन हो जाएगा तो वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, मतलब स्पोरोफाइट बनेगा, और फिर इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, तो ये फिफ्थ हो गया। सारे ऑप्शंस हो गए। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले बी वाला है, तो बी इन दो में है। बी के बाद सेकंड वाला है ई, ई दोनों में है। फिर उसके बाद बी के बाद सेकंड, फिर थर्ड ए, ए भी दोनों में ही है। फिर उसके बाद आता है डी, चौथे नंबर पे डी इसमें है, और पांचवें नंबर पे सी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे दिया हुआ है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे डायरेक्टली देखा जा रहा है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। तो अगर कैपिटल आर वाई जो राउंड और येलो सीड्स बनाते हैं, इनका क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई
जो कि रिंकल ग्रीन सीड्स बनाते हैं, अगर इससे होगा तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना था, एक डायरेक्ट जो अपन रेशियो याद करते हैं 9:3:3:1, जो अपन जो पुनेट स्क्वायर से भी अपन देखते हैं, वहाँ पे अपन क्रॉस करा के देखते हैं इनका क्या किस तरह से रेशियो ऑब्टेन होता है। तो ये डायरेक्टली आपको याद भी होगा, तो इसमें कुछ ऐसा अलग से कुछ बताने के लिए नहीं है। तो इसको अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो 9331 का ही आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर मतलब जो क्रोमोसोम के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है जो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ के रखता है, इसका रोल होता है सेल डिवीजन में, ये मैच कर रहा है। सीलिया का मूवमेंट होता है सेल मूवमेंट में, सीलिया फ्लैजिला का। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो 2314 इसका सही आंसर है। तो 2314 सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्हल्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये भी डायरेक्ट इक्वेशन थी, अगर आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला पार्ट याद हो, जिसमें पॉपुलेशन वाले पार्ट में दिया बताया था कि किस तरह से ग्रोथ एक्सपोनेंशियल तरीके से होती है, और मतलब लॉजिस्टिक ग्रोथ बताई थी उसमें और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताई थी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बिल्कुल सही मैच कर रही थी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछा था, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे बॉटनी वाले पार्ट के जो अपन ने डिस्कस किए, और उम्मीद करता हूँ कि बायोलॉजी का पेपर आपने सही से अटेम्प्ट किया होगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं था। 3 से 4 क्वेश्चन ओवरऑल बायोलॉजी वाले पार्ट में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम किए हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस तरह से, पर बाकी के क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से सीधे सीधे आए थे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, सब बढ़िया होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू।